आप सबकी जानकारी में है ही कि 17 तारीख से हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। उससे जुड़े हुए एक बहुत ही अहम प्रेस वार्ता हमारे वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी करेंगे। मेरा रवि जी से आग्रह है कि अपना संबोधन प्रारंभ करें। मित्रवर अनिल बलूनी जी, सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों, नमस्ते, अभिनंदन। जैसा माननीय बलूनी जी ने बताया, 17-18 को पार्टी का कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। हमारे बारे में कांग्रेस हो या वामपंथी हो, कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से पार्टी के संगठन का अभियान सबसे अधिक भाजपा चलाती है। समय पर राष्ट्रीय अधिवेशन करना, समय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी करना, प्रदेशों में कार्यक्रम करना, संगठन के जिलों में करना, तो ये हमारा डीएनए है, ये हम कहना चाहेंगे। सामान्यतः हम हर लोकसभा चुनाव के पहले अपना एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। यहां पत्रकार मित्रों को याद होगा कि 14 में रामलीला ग्राउंड में हमने कार्यक्रम किया था, जहां मोदी जी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ कि देश ने देखा, सुना, और पहली बार 30 साल के बाद एक स्थायी सरकार बनी। दूसरे लोकसभा चुनाव 2019 के पहले पुनः हमने रामलीला ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, और वहां भी जिस उत्साह के साथ आए, पुनः भाजपा की सरकार बनी, अधिक संख्या में जीते। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है, और लोकसभा में एनडीए 400 के पार। तो उस महान आह्वान को फलीभूत करने के लिए 17-18 को ये अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में दिल्ली में होगा। इसमें कुल 11,500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। The numbers of delegates who will be participating in the All India Conference would be around 11,500. इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी केंद्रीय मंत्री, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री रहेंगे, सारे एमपीज, पूर्व एमपीज, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, जिला परिषद के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रदेश के संगठन के प्रभारी पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष और महामंत्रीगण, ये सभी उसमें रहने वाले हैं। जो संगठन के विस्तारक हैं बड़े, वो भी उसमें रहने वाले हैं। 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी, और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा, और उसके बाद ये 18 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी, विस्तारकों की बैठक होगी अलग से, और विकसित भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक उसमें प्रदर्शनी भी लगेगी कि देश भर से लोग आएंगे उनको बताने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्घाटन भाषण होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों की बैठक में भी रहेंगे, और वो समापन करेंगे। वैसे अनिल जी, हम दोनों अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी का जो कंक्लूडिंग आह्वान होता है वो बहुत प्रेरणादायी होता है, और पूरा देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए एक नजीर बनती है उनकी टिप्पणी, उनका भाषण। तो हम सभी बहुत उत्साह के साथ उनके उस भाषण की प्रतीक्षा करेंगे। आज ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, और शायद मैं इसमें भी आप लोगों को भी इंक्लूड करना चाहूंगा
कि प्रधानमंत्री का संसद का भाषण होता है, अभी तक दर्जनों भाषण हो चुके हैं, उनके सारे भाषणों को आप भी उतनी ही उत्साह से अपेक्षा करते हैं जितने उत्साह से हम लोग अपेक्षा करते हैं। उसमें इतनी चीजें मिलती हैं समझने के लिए, पार्टी की लाइन के लिए, देश के लिए। तो ये मित्रों कुल कार्यक्रम है, ये बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम होगा। और जैसा मैंने बताया 11,500 डेलीगेट्स इसमें आएंगे। तो इसमें चर्चा भी होगी, प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, चुनाव की तैयारियों की चर्चा होगी, सांगठनिक चर्चा होगी। तो जो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशनल एजेंडा, वो इसमें होने वाला है। तो हम सभी अपने आने वाले प्रतिनिधियों का बहुत अभिनंदन करते हैं। और परसों आप लोग का भी स्वागत है, आप लोग की भी अलग से ब्रीफिंग की व्यवस्था रहेगी, तो वो भी रहेगी। दैट्स ऑल ऑन द 17th and 18th। हम इसके बारे में कोई सवाल देना चाहेंगे? नीरज पांडे। अब ऐसा है, वो तो बहुत तय करते, उद्घाटन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के द्वारा होता है, आप तो जानते ही हैं। आमोद जी, अब आपको बताएंगे सर। रविंदर जी, पहले ये वाला कर ले एक बार, पहले इस बारे में पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद सुजीत। आपसे भी वार्ता करूंगा, अवसर आएगा तो। हाँ विनीत। देखिए, पदाधिकारियों की बैठक में भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं, ये सब उनके विवेक पर है, ये हम आपसे कहना चाहेंगे। रविकांत, आप पूछना चाह रहे थे? अच्छा, रविंदर जी, आप इसी बारे में? नहीं भाई, अभी नहीं हुआ है। आप लोगों का इसी बारे में पूछिए। हिमांशु जी, रवि जी, क्या राम मंदिर को लेकर भी प्रस्ताव आएगा और बाकी आपका कोई सवाल है क्या? नहीं, अलग नहीं, पहले इस बारे में कोई आपका, इस बारे में? ठीक है, रविंदर जी पूछिए। इसी बारे में एक एक करके पूछिए ना, पहले इसके बोले। जी, मुझे लगता है कि इस पर काफी मित्रों का सवाल होगा, तो मैं पार्टी की ओर से एक आरंभिक टिप्पणी करता हूं, क्योंकि औपचारिक टिप्पणी इस पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद बताई जाएगी। सिंस द जजमेंट इज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, इट रिक्वायर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एंड देयर आफ्टर ए स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई। तो ये आपसे हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का ये फैसला है, अतः पार्टी की ओर से और संभवतः सरकार की ओर से आवश्यकता पड़ेगी तो इसका सुविचारित टिप्पणी की जाएगी। आज जब मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर बैठा हूं तो कुछ बातें हम कहना चाहते हैं। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। दिस डिसीजन वॉज अंडरटेकन फॉर ए वेरी लॉडेबल ऑब्जेक्टिव to bring in transparency in electoral funding। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था।
और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। Those whose DNA is based upon corruption and bribery, please don't make those allegations against the BJP. लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उसके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं वो लेवल में है या नहीं है, कैसे तय होगा? आप फील्ड में हैं या नहीं कौन तय करता है? जनता तय करती है। तो अगर देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो और हम क्या बताएं? आप समझते हैं मेरा इशारा किसकी ओर है? बहुत से लोग को चुनाव में एक सीट भी नहीं मिलती है। आपने पुराने बड़े बड़े प्रभाव के क्षेत्रों में, इसलिए वो बात अलग है, छोड़ दीजिए। लेकिन हां, चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी की सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा वोटर लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उस समय हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम्स लाए गए उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां तो जब तक 10-15 लाख नहीं गिरती थी तो चुनाव होता ही नहीं था, और वो अतीत की बात है ना। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है वो काफी किया गया है। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है, जैसे मैंने कहा, निर्णय को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ टू अले ऑल द क्वेश्चंस व्हिच मे कम अबाउट। रविंद्र जी, दूसरा क्या था बताइए? नहीं, एक मिनट, मेरे ख्याल में और मैंने इस पर और कोई सवाल मैं नहीं उम्मीद करता हूं। जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, और इससे आगे मैं बोलूंगा भी नहीं। डोंट माइंड। नहीं, इसका हो गया। इसके अलावा कोई और सवाल है तो बताइए, इस पर पूरा जवाब आ गया। मैंने भी, एक मिनट आप वेट करें। हाँ जी, प्रदर्शनकारियों का एक वायरल वीडियो जारी हुआ है जिसमें कहा गया है राम मंदिर के बाद ये मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है, उसे नीचा करना, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय, कैसे करना है इसको विचार कीजिए। देखिए किसने क्या कहा है इस पर तो कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने भी वो वीडियो देखा है, किसी चैनल पर आप लोग चला भी रहे। शाम में वार्ता होने वाली है मंत्रियों की, हमारी शुभकामनाएं वार्ता सफल हो जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का ग्राफ तो ऐसे ही बहुत बड़ा है, आज से नहीं बहुत दिनों से है। वो दुनिया के नेता हैं। अभी क्या हुआ है अबू धाबी में और यूएई में आप देख के आ रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि कतर में जो हमारे नेवी के लोग फांसी के फंदे से झूलने वाले थे, कितने सम्मान से वापस आ गए। तो क्या देश और क्या विदेश, प्रधानमंत्री का ग्राफ इसलिए है उनकी ईमानदारी, उनके काम और भारत की 40 करोड़ जनता के आशीर्वाद से। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ, एक मिनट, मैं ये सवाल अपने से कहने वाला था। मैंने आने से पहले अभी देखा संदेश खाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है, और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने? संदेश खाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ममता जी? व्हाई यू हैव बिकम सो अगली, सो क्रूएल, सो एंटी वुमेन ममता जी? आप तो एक बड़ी महिला नेत्री रही है ना, संघर्ष से आई हैं। सीपीएम सरकार में आपने कितना संघर्ष किया हमने देखा है। और आज आपके सीपीएम के, ये टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई, और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। एक महिला
प्रतिष्ठित नेता जो मुख्यमंत्री है ऐसी बात कहेगा। लेकिन दूसरा सवाल आज हमको जरूर उठाना है, यही अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री के मुंह से निकला होता तो अब तक देश में तूफान खड़ा हो जाता है। क्या राहुल गांधी, क्या वामपंथी, क्या सीपीएम, क्या सीपीआई, क्या मानवाधिकार संगठन, क्या आप लोग, क्षमा करिए, चलना मुश्किल कर देते। अभी सभी खामोश हैं। इसीलिए कहते हैं शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स। तो खैर इससे वही एक्सपोज होंगे। आज हम बहुत पीड़ित हैं और पार्टी की ओर से ममता जी के इस बिल्कुल शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य की भर्त्सना करते हैं। नरेश जी, आपका सवाल है? मेरा एक सवाल ये था कि जो शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, पंजाब सरकार ने कहा है कि वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल ना करें पंजाब की धरती पर। ये संघीय ढांचे पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री क्या क्या करते हैं छोड़ दीजिए ना, वो तो हम टीवी पर देखते ही हैं रोज है। ये बहुत संवेदनशील विषय है, हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए, किसानों के लिए कितने बड़े काम किए हैं। आज हम एक बार राष्ट्रीय मंच से जरूर इसको दोहरा देना चाहेंगे कि 23-24 में जो बजट एलोकेशन किसानों के लिए है वो 5.26 टाइम्स अधिक है 13-14 के बजट में। आज दिसंबर पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2018 में 6,000 रुपया शुरू हुआ, अब तक हमने 11 करोड़ किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपया सीधा उनके अकाउंट में भेजा है। और जहां तक एमएसपी का सवाल है तो क्या खरीफ, रबी, कमर्शियल क्रॉप, इन सब पर 50% रिटर्न के साथ ये चीज दी जा रही है। और आपको हम जरूर एक बात, खाली 2 आंकड़े देना चाहेंगे। पैडी पर एमएसपी 13-14 में मनमोहन सिंह की सरकार 1310 रुपया था, अभी वो बढ़कर 2,183 रुपये है 23-24 में। वीट, गेहूं, वो 13-14 में 1,400 रुपये था, 23-24 में बढ़कर 2,275 है। और मतलब राइस पर 67% वृद्धि हुई और गेहूं पर 62.5% वृद्धि हुई। बाकी हमने कितना प्रोक्योरमेंट किया, कितना बजट बढ़ाया, ये सारी बातें, कितना फसल क्रॉप इंश्योरेंस में दिया, ये सब छोड़ दीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के विकास के लिए समर्पित है, सदैव कार्य करेगी। और एमएसपी में कांग्रेस की तुलना में, और कांग्रेस के और उनके नेता राहुल गांधी के बहुत सारे बयान गैर जिम्मेदाराना है। अगर खाली हम उनके रिकॉर्ड दिखा दें कि उनके राज्य मंत्री ने, किसी ने कैसे कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर, इट इज नॉट फीजिबल, इट विल क्रिएट हैवक फॉर द इकोनॉमी, ये सब आप लोगों के सामने है। एनी अदर क्वेश्चन? हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वहां भी आज शाम की बैठक है, चल रही है मंत्री। और कोई सवाल? बताइए क्या? सर, मैं आयुष कुमार पावरकर से सर, मैं पूछ रहा था कोई नेशनल डेटा पॉइंट है कि 2014 से लेके आज 2024 तक एक एवरेज फार्मर की इनकम का कितना इंक्रीज हुआ? ऐसा है कि ये तो उनके सामने है ना, आपके सामने में। ये सिर्फ फसल की बात नहीं है, उनके एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ के बात, खाद्य की सप्लाई की बात, यूक्रेन के युद्ध के बाद भी इसमें कई चीजें सदन में रखी गई हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। सर, obviously Sandesh Kali, what is happening with Sandesh Kali, TMC MP Mimi Chakraborty has resigned and she has basically blamed her party and leaders for harassing her, and that is why she has taken this decision. I don't want to comment on this, but yes, if it is that, this shows the inner situation there. वैसे इतना मैं बता दूं आप, ये इंडिया गठबंधन तो बिखर रहा है। आज सुना फारूक अब्दुल्ला भी कुछ बोले हैं कि मैं भी अलग ही हो रहा हूं। राहुल गांधी जी गए हैं यात्रा में देश जोड़ने, अपने गठबंधन को तो जोड़ नहीं पाए, देश का जोड़ेंगे। That's all. सभी मीडिया के साथियों से आग्रह है कि जो हमारा 2 दिन का अधिवेशन है उसको लेकर आप लोग अच्छी तरीके से कवरेज कर सकें, उसके लिए हमने बड़ी वृहद व्यवस्था बनाई है। तो आप मीडिया सेल से कोऑर्डिनेट करके जो अपने पासेज और सब चीज ले सकते हैं। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वैसे भी भाजपा का मीडिया सेल अच्छी व्यवस्था करता है तो आप जानते ही हैं सब लोग। धन्यवाद।